ऑपरेशन थंडरबोल्ट। जब इसराइल ने मुज़ाकरात का झांसा देकर 7 हाईजैकरों को हलाक किया, 27 जून 1974 को इसराइल के शहर तुल अबीब से पेरिस के लिए रवाना होने वाले एक मुसाफिर तैयारे को 4 हाईजैकरों ने अगवा कर लिया और इसे युगांडा ले गए। एयर फ्रांस की परवाज़ 139 में कल 250 अफराद सवार थे, जिनमें से 100 से ज्यादा अफराद इसराइली या यहूदी थे। इस परवाज़ ने एथेंस से होते हुए पेरिस पहुंचना था। जब तैयारा एथेंस पहुंचा तो वहां से इस पर मजीद मुसाफिर सवार हुए। जिनमें 4 हाईजैकरों समेत 58 अफराद शामिल थे। ये तैयारा 28 जून 1976 को युगांडा पहुंचा था। ये तैयारा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्म पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन एक्सटर्नल ऑपरेशंस की हिदायत के तहत हाईजैक किया गया था। इस कार्रवाई में जर्मनी की एक बाईं बाजू की गोरीला तंजीम के 2 अरकान भी शामिल थे। ये तैयारा 28 जून 1976 को युगांडा पहुंचा था। ये तैयारा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्म पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन एक्सटर्नल ऑपरेशंस की हिदायत के तहत हाईजैक किया गया था। इस कार्रवाई में जर्मनी की एक बाईं बाजू की गोरीला तंजीम के 2 अरकान भी शामिल थे। हाईजैकरों ने इसराइल में कैद 40 और 4 दीगर ममालिक की जेलों में बंद 13 अपने हम वतनों को रहा करने का मुतालबा किया था। युगांडा के सदर ईदी अमीन ने भी उनका साथ दिया और उन्हें हथियार और अपनी फौज के जवान फराहम कर दिए। तैयारों से तमाम यरगमालियों को हवाई अड्डे के ओल्ड टर्मिनल की इमारत में मुंतकिल करने के बाद अगवाकारों ने इसराइलियों और गैर इसराइली यहूदियों को बड़े ग्रुप से अलग करके इन्हें एक अलहदा कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही इसराइली हुकूमत ने हाईजैकिंग का सुना, मिलिट्री के मंसूबा साजों ने अपने ऑपरेशंस पर गौर करना शुरू कर दिया। 29 जून को हाईजैकरों ने अपना मुतालबा पेश किया, जो ये था कि इसराइल, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड और कीनिया में मौजूद इनके 53 साथियों को रिहा किया जाए। हाईजैकर्स ने ऐलान किया कि अगर ऐसा ना किया गया तो वो 1 जुलाई को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे से मुसाफिरों को हलाक करना शुरू कर देंगे। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बराक 1976 में इस वक्त इसराइली डिफेंस फोर्स की ऑपरेशनल ब्रांच में कर्नल थे और इन्हें ही की ब्रांच को रेस्क्यू का मंसूबा बनाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने बीबीसी को बताया था कि इसराइल की सियासी लीडरशिप में किसी किस्म का फ़ैसला करने से मुतल्लिक काफ़ी तनाव था। इनके मुताबिक इसराइल के इस वक्त के वज़ीर आज़म रॉबिन के कंधों पर जज्बाती और नफसियाती दबाव था। मुग़वियों में बहुत से अफराद इनके करीबी दोस्त थे, लेकिन वो अक्लमंदी और गैर जज्बाती फ़ैसला करने की सिमत में भटके नहीं और उन्होंने इन दिनों में हाईजैकिंग के 3 रोज़ बाद इस वक्त थोड़ी उम्मीद पैदा हुई, जब धमकी के अगले रोज़ 30 जून को हाईजैकर्स ने 47 गैर इसराइली अफराद को रिहा कर दिया, जिन्हें पेरिस ले जाया गया। और उधर इसराइली हुकाम ने मोसाद के एजेंटों को फ़ौरन पेरिस के लिए रवाना किया ताकि इन मुसाफिरों से मालूमात हासिल की जा सकें। बुर्राक के मुताबिक इससे इन्हें ऐसी 2 अहम बातें मालूम हुई जिसने इनकी मनसूबाबंदी में बहुत मदद की। एक तो ये थी कि युगांडा के फ़ौजी शिद्दत पसंदों से पूरी तरह ताउन कर रहे हैं, और दूसरा, हमें ओल्ड टर्मिनल की इमारत के बारे में इस हद तक मालूम हो गया कि हम कार्रवाई कर सकें। अब अगवाकारों की तहवील में सिर्फ इसराइली और गैर इसराइली यहूदी और फ्रांसीसी एयरलाइन का अमला था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 3 जुलाई को इसराइल काबीना ने इस मिशन की मंजूरी दी। इसके चंद घंटों बाद रेस्क्यू टीम अपने मिशन पर रवाना हुई। किसी को गुमान भी नहीं था कि 2500 मील दूर से इसराइली फ़ौज के 4 तैयारों में सवार 200 कमांडो एंथनी में एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। C-130 तैयारों ने मुख्तलिफ सिमतों में उड़ान भरी ताकि किसी को शक भी ना हो, और उन्होंने बहरा अहमर के ऊपर 100 फीट से कम ऊंचाई पर परवाज़ की ताकि मिस्री और सऊदी रडारों से बच सकें। मंसूबा ये था कि इसराइली रेस्क्यू टीम एंथनी पहुंचकर गाड़ियों में ओल्ड टर्मिनल की जानिब बढ़ेगी। इसराइली टीम की पहली झड़प कंट्रोल टावर के पास युगांडा के 2 फौजियों से हुई, जिन्हें इसराइली फ़ौजियों के काफ़िले को रोकने की कोशिश में हलाक कर दिया गया। अब सरप्राइज़ दिया जा चुका था
اور اسرائیلی فوجی پیدل ہی اولڈ ٹرمینل کی طرف بڑھے۔ نیتن یاہو کے بھائی کی ہلاکت۔ اسرائیل کے مطابق محض چند منٹوں کی کارروائی میں انہوں نے 7 شدت پسندوں اور یوگنڈا کے 20 فوجی اہلکاروں کو مار کر اپنے لوگوں کو رہا کر لیا گیا۔ یرغمالیوں میں سے 3 افراد اس کارروائی کے دوران ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ اس سے پہلے رہا ہونے والے ہسپتال بھیج دی گئی ایک مغوزی خاتون کے بعد مین ایدی امین کے احکامات پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس ریسکیو آپریشن کا منصوبہ اس اسپیشل یونٹ کے کمانڈر کرنل جونیتھن یاہو نے بنایا تھا۔ اس مشن کے دوران ہلاک ہونے والے وہ واحد اسرائیلی فوجی تھے۔ وہ سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھائی تھے۔ سابق وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھائی کی جرأت اور پیشہ ورانہ کارروائی کی وجہ سے اسرائیل میں یوگنڈا میں کیے گئے اس ریسکیو آپریشن کو آپریشن جونیتھن بھی کہا جاتا ہے۔ اس اسرائیلی کارروائی میں حصہ لینے والے افراد آگے چل کر اسرائیلی ملٹری یا سیاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس ریسکیو آپریشن کے 40 سال بعد یعنی سن 2016 میں اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور اس جگہ کا جائزہ لیا۔ دوستوں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر یا ملک پر حملہ کرے، آپ کے پیاروں کو تکلیف پہنچائے، تو کیا آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ آپ افغانستان یا کسی شہید کی فیملی کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کریں۔ اگر آپ طاقتور ہیں تو اسرائیل کی طرح دوسرے ملک میں جا کر اپنے ہم مذہب کو آزاد کروا سکتے ہیں، تو کیا وہ اپنے پیاروں کا بدلہ لینے والے غلط ہیں؟ دوستو، ویڈیو کا مقصد کسی کو تنقید نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ کیمرہ مین سمیع اللہ خان کے ساتھ وائس اوور رانا صالح۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔